जय हिंद, मैं ललित चौहान। स्नोपीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने देश के चुनाव को 7 चरणों में कराने का फैसला लिया है। सभी दल सियासी गुटियां बिछाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस ये लोग अपनी सीटों के प्रत्याशी घोषित करने में लगे हुए हैं। सपा, कांग्रेस इंडी गठबंधन में है। बीएसपी अकेली लड़ रही है। बीजेपी, सुभाषपा अपना दल, निषाद पार्टी व अन्य सहयोगी दल के साथ चुनाव लड़ रही है। हम बात कर रहे हैं मेरठ लोकसभा सीट की, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ने का मतलब कि यह सीट मुस्लिम प्रभावित है। यहाँ पे मुस्लिम दलित का गठजोड़ हमेशा कारगर रहा है। तो हम बात करते हैं कि किस दल ने कौन कौन से प्रत्याशी इस लोकसभा सीट से घोषित किए हैं। मेरठ, हापुड़ 2 जिलों को मिलाकर बनी यह सीट कई जातियों, क्षेत्रों को सम्मिलित करती है, जिसमें सभी जातियों का समान प्रतिनिधित्व है। बीजेपी ने यहाँ से बी आर चोपड़ा निर्मित रामायण धारावाहिक सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। सपा ने, वैसे तो यह सीट सामान्य वर्ग की है, लेकिन सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पर दलित कार्ड खेला। उन्होंने सुनीता वर्मा को यहाँ का टिकट दिया है, जो कि मेरठ की पूर्व महापौर है। बसपा ने सामान्य वर्ग के त्यागी समुदाय से आने वाले देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है। हम बात करते हैं इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है तथा जातियों का समीकरण क्या है। इस सीट पर लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मतदाताओं की संख्या मुस्लिम वोटर की है। 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 3 लाख दलित वोटर हैं, 2.5 लाख वैश्य समुदाय के लोग हैं, 70,000 ब्राह्मण वोट हैं, 60,000 जाट वोट हैं, 60,000 गुर्जर वोट हैं, क्षत्रिय वोट यहाँ पर 60,000 के आसपास हैं। इसी प्रकार त्यागी वोटर भी 60,000 हैं। अन्य में 50,000 सैनी वोट हैं, 45,000 कश्यप वोट हैं और 30,000 पंजाबी वोटर हैं। साथ ही साथ 30,000 प्रजापति वोट भी हैं। इन मतदाताओं में सबसे बड़ी वोट की संख्या मुस्लिम वोट की है, 6 लाख, जिसके पास 6 लाख वोट वह यहाँ से विजयी। हम बात करते हैं यहाँ के पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की, कि यहाँ पे कौन कौन प्रत्याशी था, किस दल का कौन कौन प्रत्याशी था, कौन विजयी हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से राजेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया था। राजेंद्र अग्रवाल 5,86,000 वोट पाकर विजयी हुए। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी थे, जो लगभग 5 लाख के आसपास वोट पाए थे। तीसरा प्रत्याशी कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल थे, जिनको 34,000 वोट मिले। अब हम बात करते हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के मुख्य मुद्दों की, कि यहाँ पे कौन से मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित करेंगे, जनमानस को प्रभावित करेंगे। क्या वो बीजेपी को वोट देंगे या इंडी गठबंधन को वोट देंगे। तो पहला मुद्दा जो जनता को प्रभावित करता है, गन्ना बकाया का भुगतान, क्योंकि यह गन्ना बेल्ट के क्षेत्र में लोकसभा सीट आती है। पिछले कई सालों से गन्ना बकाया भुगतान की समस्या को धीरे धीरे खत्म किया गया है। फिर भी कुछ चीनी मिलें हैं जो सरकार की आंखों में धूल झोंकती हैं, जो कई किसानों को पर्ची तो दे देती हैं, लेकिन रुपया जल्दी नहीं देती हैं। गन्ना किसानों को अपने तरफ खींचने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना के मूल्य में
₹25 की मूल्य वृद्धि की है, जो गन्ना किसानों को प्रभावित कर सकती है। दूसरा मुद्दा खुले पशु हैं, जो खेतों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। नीलगाय, एक तो जंगली गाय होती हैं जिनको नीलगाय बोलते हैं, ये तो समझ लो इनको तो पकड़ ही नहीं सकते हैं। ये मटर, गेहूँ, सरसों कुछ नहीं, सब में घुस सभी खेतों में घुस जाती हैं और खेतों को की फसलों को बर्बाद कर देती हैं। तीसरा मुद्दा है जो जनता में काफ़ी प्रभावी साबित हो सकता है, महँगाई और बेरोज़गारी। महँगाई और बेरोज़गारी पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी काम कर चुकी है। इसके लिए सागरमाला योजना, भारतमाला योजना की शुरुआत की गई है, सड़कों का विस्तार किया गया है, कई नेशनल हाईवे हैं, जैसे कि इस लोकसभा सीट से गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को काफ़ी विस्तारित करेंगे। चौथा मुद्दा, जो कि जनवरी में हुआ था, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। रामलला को मंदिर में स्थापित किया गया था। बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर पर मेरठ की जनता जो वोट करेंगे, उनको प्रभावित करेगी। छठा मुद्दा हिंदुत्व का है। हिंदू वोटर को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा 1984 से चलाया जा रहा है। अब मुस्लिम वोटों का जो एक छत्र राज्य था, उसको तोड़ा गया है। हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर उसको राष्ट्रवाद का रंग चढ़ाकर और प्रबल मजबूत किया गया है, जो जनता के अंदर तक पहुँचेगा। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक राम मंदिर का मुद्दा और हिंदुत्व के रंग में चढ़ा हुआ राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये सभी जनता को प्रभावित करता है। सबसे अहम मुद्दा पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। अब सभी व्यापारी, महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग रात में किसी भी समय आ जा सकते हैं। सड़कों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग समय-समय पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि है। 8वां मुद्दा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ इससे लगे हुए राज्यों में भी अपना प्रभाव रखते हैं। एक तो राजस्थान, वहाँ पे नाथ संप्रदाय का गढ़ है और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अच्छी खासी पैठ है। अब चुनाव की बात चल रही है, तो जाति, धर्म, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात ही ना हो तो फिर चुनाव अधूरा रह जाता है। बीजेपी के पक्ष में कौन से मुद्दे हैं, उन पर बात करते हैं। एक तो राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा। तीसरा मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वच्छ छवि, मोदी की साफ नीयत, ईमानदारी वाली छवि, उनकी अपीलीय क्षमता। चौथा मुद्दा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता, उनका संगठन की क्षमता। छठी बात, आरएलडी का गठबंधन, जिससे बीजेपी को यहाँ पर बढ़त हासिल हो सकती है। अब हम बात करते हैं सपा के समर्थन में कौन-कौन से मुद्दे हैं। नंबर 1, सपा ने सवर्ण सीट से दलित जाति की महिला को टिकट दिया। दूसरा, मुस्लिम वोटों की संख्या 6 लाख है, तो यहाँ पर मुस्लिम दलित गठजोड़ की संभावना बन सकती है। तीसरा, कांग्रेस गठबंधन में है, कांग्रेस के समर्थन से यह सीट बसपा के साथ है। चौथा मुद्दा, मुस्लिम तुष्टीकरण, जितना अधिक मुस्लिम तुष्टीकरण होगा, सपा को उतना फायदा होगा। चौथा मुद्दा, जो सपा के पक्ष में जा सकता है, बसपा का कमजोर होना।
या बसपा ने अकेले लड़ने का जो फैसला लिया है वह फैसला सपा के पक्ष में जा सकता है। सपा की जो महिला कैंडिडेट हैं सुनीता वर्मा, वह मेरठ की पूर्व महापौर रह चुकी हैं। तो जाहिर-सी बात है उनका वोट बैंक एक होगा, ये भी सपा के पक्ष में जा सकता है। अब हम बात करते हैं बसपा के समर्थन में कौन-कौन से मुद्दे हैं जो बसपा के प्रत्याशी को जिता सकते हैं। पहला मुद्दा दलित वोटों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। पहला मुद्दा दलित वोट की संख्या यहाँ पर 3 लाख है। दूसरा मुद्दा मुस्लिम वोटों की संख्या 6 लाख है। तीसरा मुद्दा बसपा की मायावती ने यह संकेत दिया है। तीसरा मुद्दा बसपा ने कई सीटों पर, पश्चिमी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, जिससे मुस्लिम मतदाताओं में यह एक बात जा सकती है कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मायावती दे रही है, तो कुछ वोट तो मुस्लिम बटेगा, जो बसपा के हक में है। इन मुद्दों के अलावा सभी दलों के अपने-अपने दल हैं, उनके नारे हैं, उनके घोषणा पत्र हैं, जो जनता को प्रभावित करेंगे। लेकिन एक बात तो है, मोदी की जो ईमानदारी छवि, उनकी जो कार्यक्रम और जो परियोजनाएँ हैं, जो उनकी योजनाएँ हैं, उनकी जनता तक पहुँचाने की जो क्षमता है, उनकी प्रशासनिक क्षमता है, वो और जनता से उनकी जुड़ने की जो एक क्षमता है, सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं लोकसभा या कहीं सीट पर कोई भाषण देने जाते हैं, तो स्थानीय जनता की भाषा में जनता से कनेक्ट होते हैं। वहाँ की समस्याओं को पहले से ही जानते हैं या मान चलो कि अपने जो उनके सलाहकार होंगे, उनको पहले ही इन कामों से या उनकी समस्याओं से अवगत करा देते हैं। तो उन समस्याओं को, समाधान को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। लोकसभा चुनाव की उद्घोषणा होने से पहले ही उन्होंने अपने अधिकारियों को बता दिया था कि 100 दिन का एक प्लान बनाकर तैयार रखें, हम ही आने वाले हैं। जनता के बीच में ये बात पहुँच गई है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जनता में एक सकारात्मक सोच या विचारधारा को प्रसारित किया जा रहा है। जनता भारत या देश की जनता को या मतदाताओं को एक दिशा दी जा रही है कि हाँ, इस दिशा में जनता को या देश को बढ़ाना है। ये बात बीजेपी के समर्थन में है। बीजेपी का संगठन और उसके कार्यकर्ता एकजुट हैं। उनका माइक्रो लेवल पर बूथ प्रबंधन एक नंबर का है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उनके आईटी सेल बहुत ही काफ़ी सक्रिय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वच्छ छवि, जो भारतीय समुदाय हैं वहाँ के, मूल भारतीय समुदाय, जो मूल भारतीय हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वो वहाँ के देश के लोगों की जो भारत के बारे में नकारात्मक सोच है, विचारधारा है, उनको काट कर या उनका खंडन करके एक नई विचारधारा भारत की सकारात्मक बातों को रख रहे हैं लोगों के सामने, जिससे भारत की एक स्वच्छ छवि बनी है। पिछले साल ही भारत ने G20 की सफल बैठक का आयोजन किया था। लगभग 200 बैठकें हुई हैं G20 की में। कम से कम 3 बैठकें हर राज्य में आयोजित की गईं। चेन्नई, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई बैठकों का संचालन हुआ। कोई राज्य नहीं छोड़ा गया। तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में गया है। भारत के पक्ष में गया है, तो मोदी के पक्ष में गया है। मोदी के पक्ष में गया तो बीजेपी के पक्ष में गया, तो बीजेपी के पक्ष में है, तो अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी जीतेगा? क्या यहाँ पर जातीय समीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, धार्मिक भावना का असर जनमानस में होगा? अपनी राय कमेंट में लिख कर दें। बाकी तो फिर 4 जून को पता चलेगा ही। आप लोग मुझे बताएँ कि वीडियो बनाने में मुझ में और क्या कमियाँ हो रही हैं? मुझको प्रोत्साहित या आत्मविश्वास से भरने के लिए मेरी कमियों को बताएँ, जिससे मैं उसमें सुधार करूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें कि मुझे बताएं कि क्या कमी है वीडियो बनाने में और मेरे प्रस्तुतिकरण में। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय हिंद।